स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, लेकिन आप जुआ किसी चीज़ में भी खरीद कर सकते हैं। आप चीनी की ट्रेड में भी कर सकते हैं, आप खाद में भी कर सकते हैं। वैल्यू की बजाय प्राइस की तरफ जाएं तो आप ऑब्वियसली उसमें मारी खाएंगे। पैसा कमाने के लिए आप पैसा उसमें डालते हैं। इसमें स्टार्टिंग कंसल्टेंट की जो फी होती है वो कितनी होती है? कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया हुआ है तो सालाना आप 20,000 रुपया एवरेज जो कि SC 100 की है वो आप कर रहे हैं। पिछले 3 सालों के अंदर तकरीबन ग्रोथ 300% हुई है। रियलिटी बेस्ड ये है कि आप 20 से 30% के दरमियान आसानी से कमा सकते हैं। हर वो आदमी जो आज कामयाब है कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो नाकाम हुआ है ज़िंदगी में। गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट। आम आदमी अगर महफूज तरीन सरमायाकारी करना चाहता है तो आप इनमें से आप किसका मशवरा देंगे? हाथ जोड़ के कहूँगा कि प्रॉपर्टी में पैसे मत ज़ाया करें। रियल स्टेट में सिर्फ 2 लोग कमाते हैं, एक रियल स्टेट डेवलपर, दूसरा नंबर 2 पे कमाता है जिसे हम कहते हैं गोल्ड। अगर प्रॉपर्टी से कंपेयर करूं तो फिर बेटर है। बेस्ट एसेट क्लास अगर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं तो वो आने वाले 2-3 साल में आप स्टॉक मार्केट को कहाँ देखते हैं? इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी अपने आप में होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन इफ्तिखार। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है स्टॉक मार्केट में महफूज सरमायाकारी या सट्टा मार्केट जो है वो क्यों कहलाया जाता है, या इसको आप सेफली कैसे आप अपनी जो इनकम है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जवाद हफीज़ साहब जो PAS एक्स ट्रेनीज लाइफ कोच भी हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि बेसिकली चीज़ ये होती क्या है, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आज बहुत से लोग महंगाई, कम तनख्वाह और गैर यकीनी मुआशी हालात से परेशान हैं। सब पूछते हैं कि बचत क्यों करें या कहाँ से करें, कहाँ से ना करें, सरमायाकारी कहाँ लगाएं और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे महफूज बनाएं। ये हर बंदे का सवाल है। इसलिए आज हमने बात करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसी हवाले से हमने गेस्ट भी इनवाइट किए हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कैसे की जाए और कितना पैसा स्टार्टअप में लगाना चाहिए और इसको आगे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको पॉजिटिव रिस्पांस कैसे मिल सकता है, इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद हफीज़ साहब जो स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के मारूफ ट्रेनीज में शुमार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। फिर आज आप हमारे पास आए हैं लोगों को कम सरमाए में बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के लिए, तो क्या तरीका है? आज आपके सवालात के जवाब देंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि क्या उनको करना चाहिए, कौन सा वे आउट उनको जो सा है वो उनको जो सा है ना वो स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, पहला सवाल स्टॉक मार्केट के हवाले से है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, ये बड़ा आपका खूबसूरत सवाल है। इसका सबसे पहला मैं जवाब जो कि पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा होगा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब जब चाइना के दौरे पे गए हैं तो एयरफोर्स 1 जिस जहाज़ को कहते हैं जो जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट सफ़र करता है, उसमें उनके साथ गालिबन 17 CEOs कंपनियों के गए। वो 17 की 17 लिस्टेड कंपनियां थीं और कलेक्टिवली अगर आप उनका नेटवर्थ निकालें तो $20 ट्रिलियन, 20,000 अरब अमरीकी डॉलर प्रेसिडेंट के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। अच्छा, तो अब आप खुद तरजीहात के मुताबिक देख लें कि मुल्क तरक्की कैसे करते हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे गया, वो किस लिए गया? ताकि जॉइंट वेंचर्स हों, ताकि MOUs हों, ताकि वो मज़ीद फैला सकें उस कारोबार को। तो इससे आप स्टॉक मार्केट की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भी अनलिस्टेड कंपनी नहीं थी, सारी लिस्टेड कंपनियां। सारी लिस्टेड कंपनी। अच्छा, स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार भी कहा जाता है और इसे क्यों कहते हैं? आसान मनी की वजह से या स्किल से ज़्यादा जो है वो लक मैटर करती है इसमें? पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में सट्टा नहीं होता, लेकिन बंदा स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, लेकिन आप जुआ किसी चीज़ में भी खरीद कर सकते हैं। मसलन आप चीनी की ट्रेड में भी कर सकते हैं, आप खाद में भी कर सकते हैं, आप सीमेंट में भी कर सकते हैं। अगर आप उसकी प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, वैल्यू की बजाय प्राइस की तरफ जाएं तो आप ऑब्वियसली उसमें मारी खाएंगे।
बगैर ये जाने कि आप कहते हैं प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। जैसे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि मेकअप की कोई आइटम हो, वो बहुत महंगी हो और उतना वो आपको फ़ायदा ना दे, तो ये एक तरह से स्टॉक मार्केट में लॉस है। तो इसी तरह आपने पैसा कमाने के लिए आप पैसा उसमें डालते हैं। वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ से आपकी उम्मीद है कि आप कुछ पैसा बना सकें। तो अगर आप गलत जगह पे लॉस मेकिंग कंपनी में डाल देंगे तो फिर आप नुकसान ही झेलेंगे ना, और क्या होगा। अच्छा, कई ऐसी कंपनीज होती हैं वो आपसे खुद कांटेक्ट करती हैं और वो ये आपको कहती हैं कि भाई आप ना हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके पैसों को ना डबल करके बताएंगे। ये क्या सीन होता है? वो बेचारे लोग होते हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, मैं अब जिक्र नहीं करूंगी कि बड़े करीब की है सिचुएशन मेरी, तो वो पैसे जो ट्रांसफर कर देते हैं बाद में ना रोते हुए बताते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया। तो ये क्या, कैसे इनको पकड़ा जाए, क्या कैसे उनको पता उन चलेगा? लोगों का स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो डबल शाह स्कीम है। अच्छा। वो आपको कभी मिल जाएंगे कि जी हम ये फलान जगह पे स्लाइड्स लगा रहे हैं, वो भी फ्रॉड हुआ। मुख्तलिफ किस्म के उसके तरीके बदलते रहते हैं। स्टॉक मार्केट को अगर आपने चेक करना है तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप psx.com.pk पे जाएं, जितने रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके अलावा कभी किसी को आप पैसे मत दें और अपने पैसे जो हैं अकाउंट में ट्रांसफर कराएं क्रॉस चेक के जरिए। अच्छा, और इन लोगों को जिनके साथ ये धोखा हो चुका है उनको कैसे पकड़ा जाए? जिनके साथ ये धोखा हो चुका है उनको सीधा सीधा पुलिस में FIR करवानी चाहिए। अच्छा। और वो जो पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र की है उनको बताना चाहिए कि ये नौसरबाजी है और ये उन्होंने आपको ख्वाब दिखाए थे। और जो है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, पकड़ा जाए और उनसे जवाब तलबी की जाए। क्योंकि कोई ब्रोकर, कोई आपको कंसल्टेंट ये नहीं बताएगा कि जी एग्जैक्टली कितने पैसे बनेंगे, वो आपको ये बताएगा इतने पैसे बन सकते हैं। और हमेशा नीचे डिस्क्लेमर होता है कि इन हालात बदल सकते हैं। ये तो ऐसे ही है कि कोई भी जहाज मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, गिर भी सकता है। अच्छा, एक और भी चीज़ ये बताइएगा कि जैसे आपने कंसल्टेंट्स की बात की है, इसमें स्टार्टिंग कंसल्टेंट की जो फ़ी होती है वो कितनी होती है? क्योंकि बहुत सारे वो इतना बेचारे खुद के पास भी नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए जितना वो अगला डिमांड भी कर लेता है। नहीं, देखें, जो आपका ब्रोकरेज है वो 0.15% कमीशन होती है, जिसमें ब्रोकर के सारे खर्चे होते हैं। अच्छा। तो अगर आप खुद ही 0.15% दे रहे हैं, 100 रुपए का शेयर ले रहे हैं तो 15 पैसे। तो आज की महंगाई के दौर में उसने कंप्यूटर भी चलाना है, स्टाफ भी रखना है, चीज़ें भी रखनी है, तो ब्रोकरेज के तो टोटल खर्चा इतना है। ठीक है। बाकी 3 से 5% नॉर्मली चार्ज करते हैं लोग जो हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो वो डेफिनेटली आप तभी देंगे उस बंदे को, अगर फर्ज करें आपने 3% दिया और आपने 1 लाख रुपया लगाया, 3,000 दिया, तो अगर वो नहीं वर्क कर रहा तो उसके बाद दोबारा तो आप पे नहीं करेंगे उस बंदे। अच्छा जवाब साहब, अब बताइएगा, क्या वाकई 5वीं क्लास के जो मैथ को जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर सकता है? और क्या घर बैठे मोबाइल ऐप से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है, जिसका बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत एप्लीकेशंस आ चुके हैं, लोग बहुत मूव कर रहे हैं इसकी तरफ, की जा सकती हैं इसके थ्रू? ये सबसे पहले मैं हमेशा जो बात भी दुनिया में करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि रेफरेंस के साथ करूँ। वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर अमेरिका की हिस्ट्री में रहे पीटर लिंच। अच्छा। आप वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट अगर हो सके तो आप ये लगाइएगा, इसकी वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट की बुक भी साथ लगाइएगा। उसमें वो कहते हैं, इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। इफ़ यू डू एज मच रिसर्च as you do before buying a refrigerator, you can make profit in stock market। इसको मैं उर्दू में कह देता हूँ कि लोगों को अंग्रेजी ना आती हो, कि क्या आप 5वीं जमात का अगर हिसाब किताब कर सकते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और जितनी रिसर्च आप एक फ्रिज खरीदने के लिए करते हैं, अगर इतनी रिसर्च आप शेयर खरीदने के लिए इतनी पेन ले लें, तो आपको मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, पीटर लिंच साहब की भी मैं बात को आगे थोड़ा सा आपकी इस बात को एलैबोरेट करूँगा, बढ़ाऊँगा। वो ये कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी भर की या बड़ी एक जो आमदन है, वो आप नेक्स्ट डोर पे बैठा हुआ, आपके साथ जो कोई बस पे बैठा हुआ बंदा या कहीं आपको रेस्टोरेंट में मिल जाता है, उसके कहने पे लगा देते हैं बगैर रिसर्च किए। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा सा उसको समझ कर करें तो फिर रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जो इनिशियल्स हैं इस फील्ड के, उनको बहुत शौक है भाई हमने भी ट्राई करना है, क्योंकि हम लोग जब एक ट्रेंड बन जाता है ना स्टॉक मार्केट का, ट्रेंड आजकल ट्रेंड में, तो कौन सी एप्लीकेशन ऑथेंटिक है जो इनिशियल्स के लिए, जो वो डाउनलोड करें, वहाँ से सीखें, लर्न करें, देन आगे एकदम से वो जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप मूव ऑन करें? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, ये शौक नहीं है, ये ज़रूरत है। और ये
अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि फाइनली मैंने 12-14 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करने की कि लोग इसकी अहमियत को समझें। ये एक बड़ी कंपनी के अंदर आप हिस्सेदार बन सकते हैं, इन्फ्लेशन से अपने पैसे को बचा सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आपने कोई भी एप्लीकेशन खुद से डाउनलोड नहीं करनी। जब आपने एक रजिस्टर्ड, ये ऐसे है जैसे आप मुझे ये कह रही हूँ कि मैंने बैंक से ऑनलाइन अपने बिल जमा कराने हैं, तो मुझे बताएं मैं कौन सी एप्लीकेशन के ज़रिए। जब भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें फ्रॉड होगा। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उसकी ऐप डाउनलोड करते हैं, इसी तरह जिस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है उसकी ऐप जो है वो डाउनलोड होगी और वो उसकी जिम्मेदारी से होगी और फिर हर ट्रांजैक्शन 100% करेक्ट होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है। अब आपका अगला सवाल, इससे पहले आप मुझे पूछेंगे ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खुलेगा। तो सहूलत अकाउंट के लिए ऑल यू नीड इज द ID कार्ड कॉपी एंड 1 बैंक अकाउंट, नथिंग एल्स। कोई टैक्सेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। 30 लाख रुपए तक की सरमायाकारी आप कर सकते हैं। सहूलत अकाउंट। और जो रेगुलर अकाउंट है वो जब चाहे आप 30 लाख से बढ़े तो आप उसे रेगुलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में डमी अकाउंट मिलता है जिसमें आप फर्जी पैसों से रियल टाइम ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा कोई अकाउंट मिलता है जिससे न्यू कमर्स जो से हैं वो सीख सकें? जी बिल्कुल मिलते हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी होती हैं, ट्रेडिंग सेशंस भी होती हैं। लेकिन जब तक आप ब्लैंक से खेलते हैं ना तो वो बात नहीं आती, ज़िंदगी में वो नॉलेज नहीं गेन होती। अल्टीमेटली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और बेहतर है कि कम सरमाए से शुरुआत कर लें आप, बजाय बहुत बड़े सरमाए से। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार अगर तुम 30,000 रुपये से 3,000 नहीं कमा सकते, व्हाट मेक यू थिंक कि तुम 30 लाख से 30,000 कमा लोगे? जब एक शेयर भी आप खरीद और बेच सकते हैं, लेट्स से कि आप और मैं अभी डिस्कस करते हैं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको 10 शेयर लिख के दे जाऊँ, तो आप एक एक शेयर अगर ले लेंगे, कोई 200 का है, कोई 400 का है, कोई 50 का है, कोई 100 का है, तो 5, 7, 8 हज़ार रुपये बनेगा। आप पहले उसको देख लें ना, उससे अपना रिजल्ट देख लें। जब आपका रिजल्ट जो है वो आपको बता रहा है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के बारे में, नॉइस बहुत है मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, उनकी ऑथेंटिकेशन नहीं है। अब अभी मुझसे पूछ सकती हैं कि मैं जो मशवरा दे रहा हूँ मैं किस बेस पे दे रहा हूँ। तो मैं अब तक 75,000 से ज़्यादा लोगों को 70 से ज़्यादा ममालिक में ट्रेन कर चुका हूँ। 1,000 टेस्टिमोनियल लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा। आपकी तरह मुझे पहली बार मिले, मेरे से उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एंड नाउ दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पीली डूइंग इट। अच्छा, अब मैं अब स्टार्ट तो करूँगी। अब आप तो मुझे मिल गए हैं, ठीक है। हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जैसे बात कर रहे थे, वो सारे लोग जो जिनकी कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उसका जो कम से कम जो आप ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है वो 10 लाख रुपए जो है ना वो इन्वेस्ट करे, तो माहाना आमदन की औसत क्या हो सकती है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली पिछले 30 साल का 20.18% CAG आ रहा है। उसको देसी ज़बान में आपको बताऊंगा, 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया हुआ है तो सालाना आप 20,000 रुपया एवरेज जो कि SE 100 की है वो आप कर रहे हैं। अच्छा एनालिस्ट है वो 30, 35, 40% भी निकाल सकता है। नहीं, लाख के पीछे 40,000 भी बना सकता है, 35,000 बना सकता है, हर साल बनाएगा। मैं उसका कह नहीं सकता। पिछले 3 सालों के अंदर तकरीबन ग्रोथ 300% हुई है। 40,000 से आपका इंडेक्स जो है वो 1,60,000 और अब 1,91,000 लगा के राउंड 1,71,000 के ऊपर खड़ा है। तो पिछले 3 साल तो खैर बहुत ही अच्छे गए हैं। अगर इस रेशो से बढ़े तो वो तो फिर बहुत ही पैसे बन जाएंगे, 300 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ओवर एक्साइटेड लोगों को करने वाली बात हो गई। रियलिटी बेस्ड ये है कि आप 20 से 30% के दरमियान आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में सैकड़ों कंपनीज हैं। जो मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, उसका फैसला कौन फैक्टर्स को देखकर क्या किया जाता है? देखिए, मेरे पास तो जो लोग आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं एक वर्कशॉप है जो मैं महीने में कई बार करवाता हूँ। उस वर्कशॉप की कीमत हमारी बड़ी थोड़ी सी 7,000 रुपये उसकी कीमत होती है, जिसमें हम लोगों को ये मशवरा देते हैं कि वो 30,000 से 3 लाख के दरमियान छोटी सी एक अमाउंट अपने लिए तय कर लें। 90 डे का उनको हम रोड मैप बना के देते हैं कि अगले 90 दिन में आपने किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, अच्छा, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। और 90 दिन के बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि बजाय नेक्स्ट स्टेप लेने के पहले अपने इस जैसे बच्चे के नहीं
3 महीने के टेस्ट होते हैं कि उनके नंबर्स देखो, अपने आप को देखो, एनालाइज करो कि आपको आगे जाना चाहिए, कम करने चाहिए पैसे या इतनों पर ही रहना चाहिए। इतना पे रहना तो चाहिए। बेस्ट तरीका काम करने का ये है कि आप हमेशा छोटे सरमाए से शुरुआत करें। पहले अपने रिजल्ट्स देखें, मार्केट भी यहाँ है, आप भी यहाँ हैं, आप में से किसी ने भाग नहीं जाना। लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, स्टॉक मार्केट में आते ही उम्र भर की कमाई वो बीच में डाल देते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा जिक्र किया था, सारी स्टोरी बताई तो मैंने कहा था कि आप ऑन कैमरा मुझे जरूर पूछिएगा, मैं वजूहात बता दूंगा। हाँ, तो वो आपको लर्न करने पता, अब चीज़ों का पता नहीं होता। आप इतनी ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे चीज़ें चल चुकी हैं कि लोग उन वीडियोस को, फेक वीडियोस को देखते फॉर द सेक ऑफ व्यूज, जो विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी आप वाली बात की ऑथेंटिसिटी नहीं होती उन चीज़ों में। लेकिन चूँकि अवेयरनेस भी नहीं होती इन चीज़ों में लड़कियों को, और या फिर के जो बिल्कुल ही स्टार्टर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, उन्हें बस सुना होता है अच्छा ट्रेडिंग में ऐसे होता है, और उसमें सारा कुछ लुटा पुटा के बिल्कुल फ्री होके बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल करना तो आपका काम है। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे मेकअप लगाया हुआ है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी अच्छे आप लग रहे हैं, हाथों में ज्वेलरी पहनी हुई है। अब ये जो चीज़ें आपने अपने ऊपर कंज्यूम की हैं, अगर मेरे जैसा नाड़ी बंदा जो सारा दिन कैलकुलेटर पकड़ के दफ्तर में काम करता है, तो मैं ये खरीद के लाऊंगा तो मैं महंगी भी लाऊंगा, इनफेक्टिव भी लाऊंगा। आप वो सब के सब उठा के अगर मैं अपनी वाइफ को बैग ला के दूंगा तो वो कचरे में फेंक देगी। वो कहेगी कि आपको तो बिल्कुल कोई तालीम नहीं है ज़िंदगी में, आपका कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में। तो जो देखें, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं लोगों को अरबों रुपए के पोर्टफोलियो बनाने बता देता हूँ, मैं एक गिलास बिरयानी नहीं बना सकता चावल की। तो हर आदमी का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। ये कैमरामैन साहब हैं, हमारे सामने कैमरा चला रहे हैं, तो मैं कहूँ इनको हटा के, और मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं कैमरा चलाऊंगा, तो वो तो फिर तस्वीरें ऊपर नीचे हो जाएंगी, और मैस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इनसाइड ट्रेडिंग क्या है और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है इस साइड को, इस चीज़ को? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, और यही वो सबसे अहम सवाल है जिसका लोग जवाब नहीं ढूंढते, और वो आपने जिनका जिक्र किया था उनको ये पोर्शन जरूर दिखाइएगा। देखिए, सबसे पहले इनसाइड ट्रेडिंग को मैं पहले एड्रेस करता हूँ, क्योंकि ये दो सवाल हैं मुख्तलिफ। सट्टे बाज़ार जो पंप एंड डंप है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इनसाइड ये दोनों मिलते भी हैं और दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग ये है कि आपको खबर है कि सुकून ऑयल के या सुकून कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको पता है कि इस क्वार्टर में ये क्या दे रहे हैं। जैसे अभी ट्रंप साहब पे चार्ज लगा हुआ है इस वक्त, और वो मेरा ख्याल है जब उतरेंगे तो इन्वेस्टिगेट होगा, तो हो सकता है कि वो इस पकड़ में आ जाए। अब आपको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं, आपको पता है रिजल्ट अच्छे आ रहा है, इतना बोनस आएगा, ये चीज़ आएगी, आप जल्दी से अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहेंगे मार्केट से शेयर उठा लो, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो ज़रा प्राइस को हाइप जाएगा और आप उसको इनकैश करेंगे। जैसे ट्वीट से ऊपर नीचे होते हैं ना ऑयल की प्राइसेस, बड़ी आसानी से अब तो पूरी कौम को समझ आ जाएगी। अच्छा, ये है इनसाइड ट्रेडिंग कि आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, आपको खबर मिल गई, उस पे आपने, और ये जुर्म है, और इसमें 20-20 साल 25-25 साल की कैद अमेरिका में होती है, मुख्तलिफ मुल्कों में होती है। दूसरा आपका था मार्केट को मैनिपुलेट करना, पंप एंड डंप। हाँ जी, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, मार्केट मूवर होते हैं। मार्केट मेकर, मार्केट मूवर हम उन लोगों को कह सकते हैं जो बड़े लोग जो करोड़ों अरबों रुपए के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, इस बाजार में 40-50 अरब का लेन देन रोज हो जाता है। तो जो समझिए कि 1000 अरब से लगा हुआ है या 500 अरब से लगा हुआ है, तो ही इज अ बिग गन। अब उन्होंने कुछ र्यूमर उन्होंने फैलानी है। अच्छा, और ये बात आप ज़रूर अपने ये इस चैनल पे रखिएगा। वो सबसे पहले क्या करते हैं, पुराने ज़माने में वो चाय की जो जगह होती थी, लिफ्ट होती थी स्टॉक मार्केट की, या इधर उधर जगह होती थी, उधर वो अफवाह फैलाते थे। अच्छा। आज यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, आज गवर्नमेंटें भी सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, और उनके साथ मामला तय करके उन्हें कहते हैं कि इसकी शोर मचा दो इस चीज़ का। अच्छा, अब जब आप शोर मचाते हैं, उस नतीजे में हाइप क्रिएट हो जाती है, फोमो क्रिएट हो जाता है। सारी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहती, सारी दुनिया ने ले लिया, मैं रह गई, मेरे पास भी 10 लाख पड़े हैं, लगा दो। अच्छा, अब जब दे आर स्मार्ट पीपल, वो जब प्राइस यहाँ पे थी और यहाँ से वो प्राइस यहाँ पे आ गई, दे गेट आउट। और उसके बाद अचानक आवाज़ बंद हो जाती है, कोई खबर नहीं आ रही कहीं से, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो उसकी प्राइस 25% पे आ जाती है, आपके 10 लाख 2.5 लाख रुपए रह जाते हैं। ये रिपीटेडली हो रहा है। अभी देखें, पाकिस्तान में 10वां IPO आया है 2026 में, 10th IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं। हर IPO ओवर सब्सक्राइब हो रहा है।
हाँ। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता क्योंकि मेरे सारे खिलाफ हो जाएंगे, सब मेरे जानने वाले हैं। मैं इंडिया की बात करता हूँ। रिलायंस का एक IPO आया था, अनिल अंबानी साहब ने किया था रिलायंस पावर का। अच्छा। और वो 17,500 करोड़ रुपए का $3.8 बिलियन का IPO था, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट। और वो 1 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था, इन लेस देन अ मिनट। Oh my goodness. 69 टाइम्स लोगों ने उसमें पैसा डाला। और जब वो कंपनी एक्चुअल ट्रेडिंग में आई तो उसने दोबारा वो 450 की प्राइस कभी नहीं देखी और वो बहुत बुरी तरह गिरी। आप उसके ग्राफ जाके देख सकते हैं। अच्छा, क्या स्टॉक मार्केट में कंपनी की पोजीशन जो है वो ट्रेड पर चल रही होती है? अगर बाइंग चल रही होती है तो शेयर ऊपर और सेलिंग जो है वो नीचे रहती है, तो शेयर नीचे आ जाते हैं, या फिर कंपनीज की जो प्रोडक्शन है, ये ओवरऑल इमेज है, वो ज़्यादा मैटर करता है? जरा इनको अलग करके दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये था कि प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे जाती हैं और फेयर प्राइस क्या होती है। मुझे यकीन है आप घर का सामान खरीदने जाती होंगी, जैसे खवातीन सब्जी खरीदती हैं ना, तो वो कहती हैं कि ये इतने की नहीं है, इतने की है। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट। वो आपको कहेगी, जैसे आप कहेंगे जी धनिया 50 रुपए का नहीं है, 25 का है, इसकी सही प्राइस ये है, वो 35 पे आपकी डील हो जाएगी। दुकानदार कहेगा बाजी इससे ऊपर मैंने जो है वो आप ले लो, इससे कम में मैं नहीं दूंगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग है, आप प्राइस लगा रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा उस प्राइस पे, तो इसका मतलब है कि आपको प्राइस गिरनी पड़ेगी। अगर आपको वाकई पैसा चाहिए तो फिर प्राइस गिरती है और इसी तरह प्राइस अप जाती है। तो कंप्लीट मैकेनिज्म सप्लाई डिमांड पे खड़ा है। जिस कंपनी के लोग बायर हैं उसकी प्राइस ऊपर जाती जाएगी। अब उसका दूसरा हिस्सा, क्या प्राइस को ऊपर जाना जस्टिफाइड है? इज द प्राइस जस्टिफाइएबल? तो उसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आपको वैल्यूएशन नहीं आती, कैलकुलेट करना नहीं आता और आप मार्केट नॉइस पे फैसले कर रहे हैं, तो फिर आप जहां बेचना चाहिए वहां खरीदेंगे और जहां खरीदना चाहिए वहां बेचेंगे। लोग इसमें समझते हैं कि बेचना खरीदना कमाल है। बेचना खरीदना कोई कमाल नहीं है। सही कीमत पर खरीदना और सही वक्त पर बेचना, ये इसके अंदर ये सही है। अच्छा, एक नाकाम जो बिजनेसमैन को आपका जो पहला सवाल है वो क्या पूछते हैं लाइफ कोच के तौर पर, और आपका जो सबसे बड़ा सबक वो है वो क्या होता है? देखिए, नाकामी और कामयाबी जो होती है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ, एक दोनों हिस्सा है। हर वो आदमी जो आज कामयाब है कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो नाकाम हुआ है जिंदगी में। परमानेंटली कामयाबी की तरफ वो लोग जाते हैं जो अपनी नाकामियों से सीखते हैं, उसकी वजूहात तलाश करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। मेरे पास जब लोग आते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट में भी जब नाकाम होके आते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप ये एनालाइज करो कि आपने पहले क्या गलतियां की हैं और उनसे क्या लेसन आपको मिले हैं। वो जब आप कर लेते हो ना, तो किसी भी फील्ड में हो आप, वेदर यू आर कुकिंग, वेदर यू आर ड्राइविंग और वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते जाते हैं और आप मास्टर बन जाते हो एक दिन उस चीज़ के। अच्छा जवाब साहब, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में है, वो ये है कि स्टॉक जो है वो कब सेल करना चाहिए, और प्रॉफिट जो टेकिंग के तरफ अगर हम आएँ तो वो कब जाना चाहिए? इसका फैसला कौन फैक्टर पर क्या किया जाता है? देखिए, स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या? स्टॉक मार्केट आपने बिजनेस का एक हिस्सा खरीदा है। जैसे आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि बिल गेट्स हैं, उनके पास 45% शेयर थे उनकी कंपनी के, ये माइक्रोसॉफ्ट के। अब 1.5% है। उन्होंने पीक्स के ऊपर बेचे हैं तो है ना, और वो पैसे कहीं और उन्होंने लगाए हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, ही इज़ द हेड ऑफ द कंपनी एंड ही स्टिल थिंक्स कि मुझे बेच देना चाहिए। खरीद और फरोख्त का जो तयन है वो इस बेस के ऊपर होता है कि ये पैसे की पैदावारी सलाहियत क्या है, कितना पैसा ये कमा के देगी। अगर आप बैंक रेट से भी नीचे आपको नजर आ रहा है कि आपको अर्निंग अगले साल नजर आ रही है, तो फिर तो उसको फौरन पुल आउट कर देना चाहिए ना, कि वो स्टॉक मार्केट के साथ चल रहे होते हैं पैरेलल बॉन्ड्स। तो इसकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखी जाती है कि फिक्स्ड इनकम, यानी आप देसी ज़बान में समझ लें, मैं बैंक में पैसा रखा दूं तो मुझे 1% मिल रहा है, तो यहाँ तो मुझे 12% आता भी नजर नहीं आ रहा, प्राइस बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो यू गेट आउट। और आपको लगे कि इससे बेहतर आ रहा है, PSX पे कहना, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, कोटेड एग्जाम्पल है, लोग जाके चेक कर सकते हैं। 2022-2023 में ये गालबन डेट होगी कि जून के अराउंड 2023 की कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें मैंने लोगों को ये कहा कि मिज़ान बैंक जो है 84 रुपये पे इस वक्त मिल रहा है, 21 रुपये वो आपको डिविडेंड देता है। 4 साल में तो डिविडेंड से पैसे वापस आ जाते हैं, ये प्राइस आप दोबारा नहीं देखेंगे। उस वक्त लोगों ने नहीं लिया, आज 550 रुपये का है
और 28 रुपये डिविडेंड देता है, आज लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। अब आप ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि लोग भेड़ चाल के पीछे चलते हैं, लोग वैल्यूएशन के पीछे नहीं जाते। अच्छा, मार्केट क्रैश हो तो खौफ पर काबू पाने का अमली तरीका, मतलब ट्रेनिंग में आप क्या सिखाते हैं? हाउ टू बी फियरलेस, और आप अपनी वेज में इसको कैसे समझाते हैं? मैं ये कहता हूँ कि फियर होता क्या है। आपकी जगह कोई बंदा पहला जिंदगी का इंटरव्यू करने के लिए आएगा ना, रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बहुत फियर होगा। वो कहेगा यार पता नहीं माइक खराब हो जाए, पता नहीं कैमरा खराब हो जाए, पता नहीं मेरी तस्वीर कैसी आएगी। आपका रोज का काम है, ठीक है। नॉलेज जब नहीं होती आपको, फियर वहां से पैदा होता है कि आपको पता नहीं आपने पैसा कहाँ लगाना है। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई तो मार्केट जो है, ये पिछले साल की बात है, एग्जैक्ट डेट तो मेरी इस वक्त मेमोरी में नहीं है, लेकिन सबको पता है वो जंग तो हुई। तो मेरे जो बड़े करीबी कुछ तो लोग थे, उन्होंने बहुत पैनिक हो गए। उन्होंने मुझे फौरी तौर पर रब्ता किया, हमारे इदारे को रब्ता किया कि जी अब क्या करना है। मैं कहा देखो भैया, दो बातें होंगी। एक तो ये है कि खुदा ना खास्ता बम गिर जाता है, एटम बम गिरा देते हैं, या तो हम मर जाएंगे, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं या स्टॉक में पड़े हुए हैं, हमें दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। मैंने कहा जी अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि बैंक में पैसे नहीं है, मेरे पैसे शेयरों में हैं। तो अगर आप कंपनी कॉर्नफ्लेक्स बना रही है तो आप क्या कॉर्नफ्लेक्स खाना कल बंद कर दोगे? 25 करोड़ लोग कहते हैं नहीं। मैं क्या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना बंद करोगे? नहीं। मैं क्या घी बेचना बंद होगी? कहते नहीं। तो सारी कंपनियां चलती रहेंगी। जब वो चलती रहेंगी, उनका माल बिकता रहेगा, तो प्रॉफिट आपका मेंटेन होगा, तो आपके पैसे बाउंस बैक हो जाएंगे। तो बजाय उन लोगों के वो डर के लॉस करते, जिसमें जितनी गुंजाइश थी उसने प्रॉफिट किया उस सारी इवेंट से। अच्छा, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ना अप एंड डाउन जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, उस हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को लेके चलता है। गोल्ड को चाहे लेके चले जाए, प्रॉपर्टी को लेके चले, किसी भी चीज़ को लेके चले जाए, स्टॉक मार्केट को लेके चले जाए। आपके ख्याल में गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, आम आदमी अगर महफूज तरीन सरमायाकारी करना चाहता है तो आप इनमें से आप किसका मशवरा देंगे? सबसे पहले तो मैं खुदा के लिए दुआ करूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि प्रॉपर्टी में पैसे मत ज़ाया करें, प्रॉपर्टी में पैसे मत लगाएं। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे देता हूँ आपको। आप लाहौर के रहने वाले हैं, बैरिया टाउन चले जाएं, DHA में चले जाएं, आपको 5 मरले का जो एक घर है, हाँ जी, वो इजीली आपको 3.5 करोड़ 3 करोड़ में मिल जाता है, ठीक है। और 70,000 रुपया महीने का उसका किराया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि साल में कितने पैसे बने? 9 लाख बने। इतने बने ना जी, वैसे तो बनते हैं एग्जैक्टली 8,40,000 रुपए। 7 लाख प्लस दो महीनों का 1,40, 8,40 में से 1.5-2 महीने का तो प्रॉपर्टी टैक्स निकल गया। अब आप अगर ओनर हैं, 7 लाख रुपए आपको मिल रहा है किराया साल का, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि 5 साल के बाद आप अगर उसकी रिपेयर पे 50 लाख नहीं लगाएंगे ना, उससे कम नहीं लगेगा। जो किराएदार जो कुछ उसके साथ करके जाएंगे, किराया लेने की टेंशन अलग, मसले मसाइल अलग, वो तो पैसे अगर आप बैंक में रख देते हैं, मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं करते, इनकम फंड में रख देते हैं, कोई स्टॉक मार्केट, कोई गोल्ड नहीं, तो आपको 1% महीने का अगर 30 लाख पे 1% 3 करोड़ पे करूँ तो 30 लाख तो आपको साल के आ गए ना। हाँ। 30 लाख में से 9 लाख आप किराया भी 8,40 देते जाएं, 10% इंक्रीज करें और उसको री इन्वेस्ट करते जाएं, तो वो उस प्रॉपर्टी की कीमत से बहुत ज्यादा बन जाएगी। और ये मैंने कैलकुलेट करके किया। जो मेरे साथ बैठना चाहता है वो आगे सेशन में मेरे साथ बैठ जाए, मैं उसको सामने कैलकुलेट कर दूंगा। रियल स्टेट में सिर्फ 2 लोग कमाते हैं। अच्छा। एक रियल स्टेट डेवलपर, हाँ, जो खवातीन बाल खोल के ऐसे गोल घूम रही होती हैं प्लॉट में, मेरा घर मेरी जन्नत, ठीक है ना, एक तो वो कमाते हैं। अच्छा। दूसरा, अभी तो बड़े एड्स बड़े, हाँ, हर प्रॉपर्टी वाले ने बनाया, तो उसका मतलब वो कमा रहे हैं। वो तो मैं भी बताता हूँ आपको। दूसरा नंबर 2 पे कमाता है वो लड़का जो मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, प्रॉपर्टी डीलर जिसे हम कहते हैं। उसका कोई काम नहीं है, किराए की दुकान लेनी है, और उसने झूठ बोलना है सुबह से शाम तक, आपको सुनहरे ख्वाब दिखाने हैं। ही इज गुड इन मेकिंग फूल ऑफ पीपल। मार्केटिंग में वो अच्छा है, बस मार्केटिंग में अच्छा है, ख्वाब दिखाने में अच्छा है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, शोर मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं जितनी भी ऐड देखता हूँ, बड़ी ईद से पहले ये प्राइस लॉक कर लें, छोटी ईद से बाद ये कर लें, ये फलानी चीज़ लॉक कर दें। यार पहली बात तो अगर वो इतनी अच्छी कंपनियां हैं तो आपको ऐड देने की क्या ज़रूरत है? इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। 1 2 वो कंप्लीट ही नहीं होने का भी प्रोजेक्ट। आप मुझे एक बात बताएं, फाइल्स ही मिली होती हैं, उनके कंप्लीट ही नहीं होते, कंप्लीशन है, कभी उसमें ये चीज़ नहीं, कभी उसमें वो चीज़ नहीं है, अभी उनकी वो ट्रू दैट। अभी आप इसको जाके सर्च करें, इस्लामाबाद में कितनी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं जो प्लॉट बेच गए हैं आपको। अच्छा,
अब वो 8 लाख में जो आप लॉक कर रहे हैं तो वो 8 लाख कैश तो मिल रहा है ना उसे। अगर 100 बंदों को उसने बेवकूफ़ बना लिया तो 8 करोड़ रुपया उसके पास तो आ गया। अब 8 करोड़ का 1% में भी 8 लाख रुपया महीना है, तो वो तो दुबई, अब तो खैर दुबई नहीं निकल सकता, हम कर जाएगा उस पर, वो किसी बाहर के मुल्क में निकल जाएगा। और यही वो करते हैं। अब 20 साल से लोग लटके हुए हैं, हर साल उन्हें कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिल जाएगा, वो मिलता आप बैठे रहे कोर्ट में। हाँ, आप लड़े जगह ही नहीं, पता ही नहीं है कहाँ पर है, और उनकी कोई क्या बेल्टिंग नहीं हुई होती है, चीज़ों का नहीं पता होता किसी को। तो इसलिए मैं आपको पहले तो प्रॉपर्टी से आप शुरू हुए थे कि प्रॉपर्टी से तो परहेज रखें। अब आ जाए गोल्ड की तरफ। दुनिया में जो सबसे सियाना आदमी माना जाता है उसको वॉरेन बफेट कहते हैं। हाँ। वो ये कहता है कि मैं सारी दुनिया का सोना भी इकट्ठा करके खरीद के रख लूँ, स्वाय इन्फ्लेशन कवर करने की, और मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेटली वो बेचूंगा, आई एम प्रोड्यूसिंग नथिंग। देखिए, आप पैसा बना रहे हैं ना, आप अपने घर से आए हैं, यहाँ आए हैं, कोई काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अगर सोना आप अपनी उसके नीचे सीट के रखते जाएं इकट्ठे करके, तो इकोनॉमी नहीं चल सकती, ग्रोथ नहीं हो सकती। गोल्ड अगर प्रॉपर्टी से कंपेयर करूं तो फिर बेटर है। क्योंकि अच्छा, प्रॉपर्टी की एक और खसूसियत तो मैंने आपको बताई ही नहीं। प्रॉपर्टी आपको कल जरूरत पड़ जाए, आप बेच नहीं सकते, कम से कम साल चाहिए। अच्छा नहीं बिकती, और उसके बाद मालिक कह रहा होता है, सोच के बैठा 4 करोड़ की है, और बायर कह रहा होता है 2 करोड़ की। मार्केट वैल्यू उसके साथ, मार्केट वैल्यू इतनी है। फिर आपको उसका कोई एक हिस्सा चाहिए हो, आपको कोई मेडिकल बिल देना है, कोई आपने कोई फैमिली में कोई ऑब्लिगेशन उसको मीट करना है, शादी, तो आप बाथरूम तो नहीं बेचेंगे ना घर का। एग्जैक्टली। एक कनाल का प्लॉट है तो आप कहेंगे यार ये 2 मरले बेच दो साइड से। ठीक है, स्टॉक्स में ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, गोल्ड में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलें ठीक है जी, आपको 1 किलो सोना है तो आप 100 ग्राम बेच दें उसमें से। तो बेस्ट एसेट क्लास अगर आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं तो वो स्टॉक मार्केट है। लेकिन इसके बारे में मैं फिर ये कहूँगा, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन सेकंड। तो यही स्टॉक मार्केट के बारे में मैं अल्टीमेट कहूँगा कि इफ यू डोंट नो हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक, फर्स्ट लर्न देन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ी देखने को मिली। 100 इंडेक्स 50,000 से उठाकर 2 लाख के करीब पहुंच गया। इसकी क्या वजह थी? इसने क्या नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौके पैदा किए, ये नए मौके बने? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि नए मौके बन रहे हैं। 24,116 गालिबन जो अकाउंट्स हैं रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो पिछले महीने खुले हैं। अप्रैल के महीने में हर महीने डेट आती है, UIN नंबर से जनरेट करते हैं, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे कहते हैं, और वो आपके शनाख्ती कार्ड की तरह इन्वेस्टर का भी एक नंबर होता है। अच्छा, तो पहले तो ये मैं आपको बात कहूँगा कि इससे मैं बहुत खुश हूँ, ये अच्छी बात है कि ये हो रहा है। अब सवाल ये है कि 40,000 से 1,90,000 91,000 तक कैसे पहुंचा, और ये सारी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। देखें, लोगों को ये पता है कि 2023 से 2026 तक ये इस तरह गया है, लोगों को ये पता नहीं है 2017 से 2023 तक वो वहीं पे रहा है, ठीक है, बड़ा नहीं है। तो जब आप किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, अब ये और करें, कोई स्प्रिंग लें, कभी उसे पूरी ताकत से आप ऐसे करके दबाएं, होल्ड करें उसे और दबाएं, तो जब आप उसे छोड़ेंगे ना तो वो अपने कद से भी ऊपर को उछल के जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के बारे में अफवाहें फैलाई हुई थी कि बैंकरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं रहे थे, पॉलिटिकल नॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरा हुआ था। जैसे जो 84 रुपए की मैंने मिसाल दी थी, तो 84 पे वो बहुत सस्ता था, लेट से मेरे हिसाब से 550 पे वो थोड़ा सा महंगा है, तो वो इस वजह से गया। आगे क्या होगा ये अगला सवाल है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने जैसे अभी बात की, मैं उसी हवाले से बात करूँ। पाकिस्तान में सियासी तनाव ना बहुत ज़्यादा है, हर कुछ अरसे बाद हुकूमत तब्दील या निज़ाम तब्दील होने की बातें होती रहती हैं। इसका मार्केट पर क्या असर पड़ते हैं? देखिए, मार्केट जो है वो तो डेफिनेटली हर पॉलिटिकल नॉइस के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन बेवकूफ़ जो हैं वो लूज़ करते हैं और अक्लमंद जो है वो पैसा कमाते हैं। मतलब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वो फौत हुई, असैसिनेट हुई, तो उस वक़्त भी मैंने तो बहुत पैसे बनाए थे। उसकी वजह ये थी कि अचानक मार्केट जो है वो तेज़ी से थोड़ी देर के लिए गिरी, चंद दिनों के लिए। तो मेरा उसमें लॉजिक यही था बाइंग करने में कि यार देखो, कायदे आज़म चले गए, कौन कौन चला गया,
वक्ती गुस्सा हो सकता है लोगों का, मुल्क ने तो रहना है। वही वाली बात, सीमेंट ने बिकना है, डबल रोटी ने बिकना है, अंडों ने बिकना है, गाड़ी का पेट्रोल डलना है। तो ये कंपनीज परफॉर्मिंग कंपनियां हैं, इनकी जब मुझे सस्ते मिल रहे हैं सिर्फ पैनिक की वजह से, तो वाई आई शुड नॉट इन्वेस्ट। और वो मेरा बिल्कुल सही रहा। वो हमेशा जब भी पैनिक होता है, वो जंग हो या कोई भी चीज़ हो, तो मैं इस चीज़ को एनालाइज करता हूँ और इसके मुताबिक फैसला करता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर आपको वैल्यूएशन निकालनी आती है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है मार्केट का गिरना। अच्छा, अब फिर से आने वाले 2-3 साल में आप स्टॉक मार्केट को कहाँ देखते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो मार्केट के किन ट्रेंड्स पर नज़र रखें? मैं सबसे पहले तो इन्वेस्टर को मशवरा एक ही दूंगा, और वही वॉरेन बफेट साहब का मशवरा ही मैं आपको बोलूँगा, जो हमेशा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी अपने आप में होती है। अपने अंदर वैल्यू डालें। अपने अंदर वैल्यू डालने का मकसद ये है कि आप बुक्स पढ़ें, आप कोर्सेज लें, आप वर्कशॉप लें, पहले लर्न करें, पहले समझें। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये है कि एक आदमी डॉक्टर बनने के लिए पहले 16 साल एजुकेशन, 17 साल लेता है, 12 साल में एफएससी करता है, 5 साल डॉक्टर बनता है, 1 साल हाउस जॉब करता है। उसके बाद उसे इमरजेंसी में हाथ लगाने देते हैं पेशेंट को, पट्टी करने देते हैं, शुरू में कोई सर्जरी नहीं करवाते। फिर 10 साल लगाता है, फिर कोई सर्जन बनता है, कोई डिग्री करता है। लेकिन वही आदमी जब स्टॉक मार्केट में दाखिल होता है तो वो 1 घंटे के अंदर वो ये चाहता है कि वो जैसे लाहौर का सबसे बड़ा डॉक्टर मूव करता है, वो उस तरीके से मूव करना शुरू कर दे। तो ये नहीं हो सकता। आप नॉलेज गेन करें आराम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने मिस किया हो, मैं खुद ऐड कर देता हूँ अंदर, कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये कल्चर प्रमोट करे। 12 साल मैंने अपने बेटे को, मेरे बेटे को आप सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम आप गूगल करें, जवाद हफीज खान आप गूगल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरा बेटा क्या कर रहा है और किस किस्म का काम कर रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है। तो वो एग्जैक्टली 12-13 साल का था जब मैंने उसे स्टार्ट किया, अपने साथ लगाया। 10 साल से पिछले वो मेरा पोर्टफोलियो मैनेजर है, और उससे आप मीटिंग रखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। अब वॉरेन बफेट ने 9 साल की उम्र में शुरू किया, रे डालियो ने 12 साल की उम्र में शुरू किया, पीटर लिंच ने मेरा ख्याल है 14 या 15 साल की उम्र में शुरू किया। अब आप छोटा सा एक पोर्टफोलियो अपने बच्चे को 10, 20, 30, आजकल तो लोग आईफोन बच्चे लेके फिर रहे हैं, तो आप मत ले लाखों डालें। छोटा सा अकाउंट माँ के नाम के, बाप के नाम पे बताएं, बच्चे को एक आधी छोटी सी ट्रेनिंग कराएं और उसको 25-30 हज़ार रुपए से उसको लेट हिम डू इट फॉर 7, 8, 10 ईयर्स। ही शुड कीप ऑन लर्निंग। इमेजिन वो बच्चा जब आएगा मार्केट में, एक ग्रेजुएट होगा और नौकरी शुरू करेगा, तो वो अपनी रिटायरमेंट प्लान कितना अच्छा बनाएगा, अपने पैसे को कितना अच्छा संभालेगा। तो कौमें इस तरह बनती हैं, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। आगे मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, और मैं मार्केट को भी आगे बेहतर से बेहतर देखता हूँ। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं जवाद साहब के हमारे पैसे ना डूब गए हैं, हमने स्टॉक से इनमें वहाँ पे डाले और फिर हमारे डूब गए, हमें तो भाई बहुत नुकसान हुआ, हम लुट पुट गए, हमने जायदादें बेच की, हमने कर्जे खरीद, वो कर्जे लेके हमने किया, हमने ये किया, हमने वो कहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसा क्या होता है, वो कौन सा टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे उनको जाके ना ये नुकसानात उनसे है ना, वो एक तो गलत टाइमिंग्स होती है ना कि आपने गलत टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? मैं लोगों को अक्सर एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा बर्बाद होके वो बंदा जाता है जो शुरू में बगैर तैयारी के आए और उसको थोड़ा सा तुक्के से प्रॉफिट हो जाए। होता ये है, कहानी शुरू यूँ होती है और बेशुमार लोग बर्बाद हुए भी हैं। अब तो इतना रवाज नहीं रहा फिजिकली ब्रोकर के पास जाने का, पहले फिजिकली वहाँ बैठे होते थे और उनके सामने कंप्यूटर से, अब तो अपनी ऐप से, अपने मोबाइल से अपने आप उससे कर लेते हैं। तो कोई ना कोई वाकफ उन्हें ले जाता था और कहते थे जी मैं रोज़ वहाँ से 500-1000 रुपया लेके आ रहा हूँ और मैं पैसे बना रहा हूँ। अब वो जब वहाँ जाते थे और जाके वो थोड़े से पैसे आपके बन गए, लेट से लक अच्छी थी, आता जाता आपको कुछ नहीं, आपने लॉटरी के स्टाइल में उसे खेला और आपकी सुनी गई, 50-50 ऊपर चढ़ गया। तो आपने अम्मी को फ़ोन किया, पप्पो को फ़ोन किया, खाला को फ़ोन किया, बेगम के जेवर पकड़े, अब्बा जी की जायदाद पकड़ी, सब बेच बाच के बोरो करके आपने 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपकी कैपेसिटी है एक्सटेंडेड बोरिंग के साथ वो जाके आपने की। अब ब्रोकर ने आपको ये समझाया कि सर देखें, आप 1 लाख रुपए के शेयर लेते हैं और 1 लाख के बेचते हैं, तो इसमें तो आपको उतना ही फायदा हो सकता है। मैं आपको डे ट्रेडिंग करें आप मेरे पास आके, मैं आपको 10x लेवरेज दे देता हूँ। डे ट्रेडिंग क्या होती है? डे ट्रेडिंग होती है कि सुबह खरीदना, शाम को बेचना। अच्छा, उसमें वो ये कहता है कि मैं आपको, आप 10 लाख से 1 करोड़ का सौदा ले लें,
हाँ। आपको ज्यादा मुनाफा होगा रोज के रोज। अच्छा, अब लोअर लॉक लगता है 10% के ऊपर, अपर लॉक भी लगता है 10% के ऊपर, यानी एक दिन में जो मैक्सिमम प्राइस फ्लक्चुएशन आ सकती है 10%। आपने लिया करोड़ रुपए लगाया, आपको 10 लाख बन गए, इत्तेफाकन अपर लॉक लग गया, आपको 1 करोड़ 10 लाख हो गए। अच्छा। आपने अगले दिन 1 करोड़ 10 लाख की बाइंग की, हाँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई 1% बना, 2 लोअर लॉक लगे तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो गया ना। आपका कैपिटल तो 10 लाख था, जरा बात को समझिए। आपने 10 लाख के पीछे 1 लाख रुपया कमाया था, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी ये थी 1 करोड़ की। हाँ। आपने उसको क्लियर करना, ऑब्लिगेशन को 10% को। जैसे ही आपका मार्जिन पूरा होता है तो फौरी तौर के ऊपर ऑटो सेल लग जाती है ब्रोकर के उस पे कि आप मार्जिन पे कर रहे हैं ना काम। हाँ। ये इसको मैं आसानी से समझा देता हूँ। चीनी का जो कारोबार होता है ना, चीनी का कारोबार ऐसे होता है कि मिल में ही चीनी पड़ी होती है, शुगर पड़ी होती है। लेट्स से कि आप आगे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीनी लोग पियेंगे, तो आपने 1 लाख बोरी स्टोर कर ली, तो उधर मार्जिन दिया होता है कि 25,000 बोरी की सीजन कौन सा बेस्ट है, 25,000 बोरी की आपने उनको पेमेंट की हुई है। 75,000 बोरी आपने कहा जी मेरी बोरी आपके पास ही पड़ी है, प्राइस फ्लक्चुएशन आ गई तो आपको मैं मार्जिन दूंगा। अब चीनी अगर 25% नीचे आ गई, गिर गई, तो मिल ने आपको कहना है कि फर्दर पैसे भेजे, नहीं तो आज ही आप जीरो। ठीक है, ये असूल है, ये इसका चीनी का असूल है कि जितना आप उठाते जाएंगे उतने पैसे देते जाएंगे मिल को। यही ब्रोकर का असूल है कि अगर मार्जिन कॉल आ गई, मार्जिन डाउन आ गया, तो हमने फौरन बेच के पैसे निकल जाने, और बाद में प्राइस फिर भी चढ़ जाती है और फिर वो लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम जो जिसे आप कहते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल का ग्रीड और विदाउट नॉलेज, और इसको लेवरेज कहते हैं कि अपने पैसे से बढ़ के कर्जे लेना, दूसरे पैसे पे खेलना, ये बर्बादी का बायस बनता है। अच्छा, विड्रॉल का जरा बताइए। बहुत आसान है, जैसे आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। अच्छा, अभी तो इतना ऊपर हो गया हुआ, मैं नाम नहीं किसी ब्रोकर को प्रमोट करना चाहता, मेरा जो ब्रोकर है तो उससे जब फर्ज करें कि मैंने अगर 10 लाख रुपए का सामान अभी बेचा है, एक दिन पहले T+2 होता था, अब T+1 है, अगले दिन पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आपने वहाँ पे जस्ट लिखना है कि मैं 5 लाख विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ 5 लाख लिखना है और उसको विड्रॉल का मैंने बटन दबाना, मेरे अकाउंट में सुबह ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर मैंने वापस उसमें से 3 लाख डालने हैं तो वो भी मैंने बटन दबाना, वापस उधर चले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच जवाद हफीज़ साहब आपके वक्त का। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इस लिहाज से था कि इन्फ्लुएंस इस टॉपिक को लेके इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में आना चाहते हैं बट उनका अवेयरनेस नहीं है। तो ये हमने टॉपिक बहुत ही सिलेक्टिव सा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हमने टॉपिक था जिसको हमने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया। आई होप सो कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस एज से स्टार्ट करना है, और मेन इंपॉर्टेंट जो आपका जो ट्रेनर है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो बंदा बेसिकली कौन है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।